इंडिया बॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि हरिद्वार से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि हरिद्वार में संत सम्मेलन का आयोजन होने वाला है और जहां मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देरी के बाद इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। जानकारी देते चले कि हरिद्वार में बीजेपी के तमाम बड़े और दिग्गज नेता इस समय मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर हैं और जहां उनके ओर से कार्यक्रम में शिरकत की जाएगी। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज हरिद्वार में मौजूद हैं, जहां हरिद्वार में संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और जहां कई बड़े संत भी इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि हरिद्वार से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से आज संत सम्मेलन में प्रतिभाग किया जाएगा और जहां आपको बताते चले कि हरिद्वार में आज बीजेपी के तमाम नेताओं समेत तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो आज हरिद्वार में पहुंचे हुए हैं और जहां तमाम पीठाधीश्वर भी संत सम्मेलन में शामिल होंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हरिद्वार से संवाददाता विकास चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो विकास, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खास कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, भारत माता मंदिर के जो संस्थापक हैं ब्रह्मलीन जिसकी मूर्ति स्थापना की जो महोत्सव है वो यहाँ पर 3 दिवसीय चल रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए आज मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर क्योंकि 3 दिन का कार्यक्रम है, यह आज दूसरा दिन है जिसमें मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। काफी बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर भारत माता मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये किया जा रहा है, जिसमें 3 दिन तक सत्यमित्रानंद जो गिरी थे उनकी जो मूर्ति की स्थापना जो महोत्सव है उसमें शिरकत के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। साथ ही साथ तमाम बड़े नेता भी अन्य यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसमें रामनाथ कोविंद एक दिन पहले ही पहुंचे थे, जिसमें वो यहाँ पर मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर महाराष्ट्र के, वो भी एक दिन पहले यहाँ पर पहुंचे थे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर हैं और अगर हम बात करें रक्षा मंत्री की, उनके भी यहाँ पर आने की कल उनके आने की यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो भी है और कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वृहद ये कार्यक्रम यहाँ पर 3 दिवसीय यहाँ पर होने वाला है, जिसमें शिरकत के लिए मुख्यमंत्री आज पहुंच रहे हैं। जी ठीक है विकास जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां स्थित परेड ग्राउंड में आज से 4 दिवसीय उत्तरायणी कौथिक महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि यह कार्यक्रम सेवा संकल्प फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी और फाउंडेशन की संस्थापक गीता धामी ने प्रेस वार्ता में महोत्सव की रूपरेखा, उद्देश्य और उत्तराखंड की लोक सांस्कृतिक परंपराओं व लोक जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी भी दी थी। आपको यह भी जानकारी देते चले कि उन्होंने यह भी बताया है कि परेड ग्राउंड से भव्य शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा और जहां एक ही छत के नीचे उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी और जहां गीता धामी ने यह भी जानकारी दी है कि महोत्सव में उत्तराखंड के पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ प्रत्येक जिले से 7 से 8 स्टॉल लगाए जाएंगे और जिसपे कि वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं बड़ी संख्या में प्रतिभाग करेंगी। इसके साथ ही प्रसिद्ध लोक गायकों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी और जिन्हें मंच पर सम्मानित भी किया जाएगा। तो वहीं महोत्सव का उद्देश्य उत्तराखंड की लोक संस्कृति को संरक्षित और प्रोत्साहित करना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है और जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि समिट के बाद जमीनी स्तर पर कोई भी ठोस असर नहीं देखने को मिल रहा है और जहां उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने बड़े बड़े दावे की लेकिन जनता को कोई भी फायदा नहीं दिख रहा है। जहां गणेश गोदियाल का यह भी कहना है कि सरकार पूरे समिट पर श्वेत पत्र को जारी करने की उनकी ओर से मांग की गई, जहां उन्होंने कहा कि समिट पर हुए खर्च और आय निवेश की सही जानकारी सार्वजनिक की जाए। मैं सरकार को चुनौती दे रहा हूं कि सरकार अभी तक जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का जो प्रोग्राम इन्होंने चलाया, इस पर एक श्वेत पत्र ले आए और दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि जितना वो प्रोग्राम अरेंज करने में खर्च हुआ उतना भी इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में नहीं आया। सब झूठ है, सब सगुफे हैं,
सब बंडलबाजी है, बातों की बंडलबाजी है, बातों के गट्ठर दिए जा रहे हैं लोगों को, बस लोगों को उसमें उलझाया जा रहा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। श्वेत पत्र लाएं कि कितना इन्वेस्टमेंट आया, उतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया जितना उस पर खर्च हुआ होगा उसके इंतजाम करने में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की तैयारी को शुरू कर दिया और जहां पार्टी प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तर पर पदाधिकारियों तक कोई भी जो भी होंगे उन सभी को संगठनात्मक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और जहां बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता कमलेश रमन ने इस पर जानकारी दी है कि पार्टी समय समय पर कार्यकर्ताओं को मजबूत और सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करती है और इन शिविरों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीतियों से लेकर संगठनात्मक कार्यों की पूरी तरीके से जानकारी दी जाएगी। मजबूती के लिए भी देखिए, संगठन के लिहाज से समय समय पर भारतीय जनता पार्टी हमारे जितने भी चाहे शीर्ष नेतृत्व हो या हमारे कार्यकर्ता हो, सभी को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं कि हम चुनाव में जाएंगे, क्या लेकर के जाएंगे। तो अभी हमारा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण दिल्ली में चल रहा है, तो हमारे यहाँ से वरिष्ठ नेतागण गए हैं 6 लोग। तो मुझे लगता है कि जब वो यहाँ वापस आएंगे तो प्रत्येक जिले में, प्रत्येक मंडलों में, शक्ति केंद्रों में, बूथों पर ये प्रशिक्षण होगा, ताकि हम 2027 में जनता के बीच में जो हमारी केंद्र की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उन लोगों तक कैसे पहुंची है और कैसे हम उन्हें और पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये बेहतर से बेहतर, क्योंकि ये संगठन का एक लगातार निरंतर चलने वाला कार्य होता है कि संगठन की मजबूती के लिए भी प्रशिक्षण किए जाते हैं और चुनाव में हमारी क्या भूमिका रहेगी, क्या हम कार्य करेंगे, क्या हमारी कार्य योजनाएं होंगी, उसको लेकर के हमारे ये प्रशिक्षण है जो हमारे प्रदेशों में तमाम जिलों में भी होंगे उनके आने के बाद। तो आज अभी प्रदेशीय हमारा प्रशिक्षण चल रहा है और 2027 में बेहतर से बेहतर हमारा कार्य होगा। यहाँ पर 2027 में एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और माननीय महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि उत्तराखंड के देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून जाएंगे आरएसएस के प्रमुख और जहां 22 से 23 फरवरी को देहरादून के दौरे पर रहने वाले हैं। जानकारी देते चले कि मोहन भागवत जनगोष्ठी को संबोधित करेंगे, तो वहीं पूरे गढ़वाल मंडल से संगठन के प्रमुखों को शामिल इसमें किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि 2 दिवसीय प्रवास पर आने वाले हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और जहां 22 और 23 फरवरी को वे देहरादून के दौरे पर रहेंगे और जिसमें कि आपको यह भी जानकारी देते चले कि मोहन भागवत के द्वारा जनगोष्ठी को संबोधित किया जाएगा। तो साथ ही साथ पूरे गढ़वाल के सभी प्रमुखों को बुलाया गया है और जहां तमाम विषयों पर गहनता के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत उत्तराखंड के देहरादून के दौरे पर आने वाले हैं और जिसको लेकर तमाम तैयारियां आरएसएस के संगठन की ओर से पूरी कर ली गई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है और यही कारण है कि पर्यटक व तीर्थयात्रियों का यहां आना जाना निरंतर बना रहता है। जानकारी देते चले कि राज्य सरकार के प्रयासों से राज्य गठन के बाद पहली बार पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है और जहां हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में 6 करोड़ से अधिक पर्यटक प्रदेश में आए, जो कि एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि पर्यटन कृषि के बाद प्रदेश की आर्थिकी का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख स्तंभ है और जहां उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटकों के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की हैं और शीतकालीन यात्रा में भी श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। साल भर हम इसको उत्तराखंड की आर्थिकी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि कृषि के बाद अगर यहाँ की आर्थिकी का कोई सबसे मजबूत स्तंभ है तो वो पर्यटन है। और मैं देखता हूँ कि लगभग 6 करोड़ पर्यटक पिछले 1 साल में उत्तराखंड में आए हैं और उनको सुख सुविधा का हम लोगों ने ध्यान भी रखा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय जो लोग हैं उनको रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए होंगे। ये अपने आप में बड़ा उत्साहवर्धक एक आंकड़ा है। और जैसे शीतकालीन यात्रा अभी गतिमान है और आगे के लिए धीरे धीरे
उसमें भी लोगों का आना जाना बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ ये संख्या और अधिक जाने वाली है और ये एक मजबूत आधार उत्तराखंड की इकोनॉमी के लिए खड़ा करेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कोटद्वार से है, जहां कोडिया चेक पोस्ट पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी और जहां आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बाबा नाम को लेकर शहर में तनाव भी हुआ था और जिसके बाद शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने जगह जगह पर तैनाती की है। देखिए हमारे संवाददाता अंजना गोयल की है रिपोर्ट। कोटद्वार में बाबा नाम को लेकर के कुछ दिनों से बवाल मचा हुआ है। हालांकि उस टाइम पर स्थिति को संभाल लिया गया था, लेकिन जिस तरह से आज पुलिस को सूचना मिली थी कि चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर अपने दलबल के साथ पहुंचना है, तो पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। तो इसे हम देखिए कि यहाँ पर औरिया चेक पोस्ट हो या अगर कोटद्वार के अंदर एंट्री करने वाले अन्य भी जगह हो, उन सभी पर पूरी तरह भारी संख्या में तैनात किया गया है और जो बाहर से आने वाली गाड़ियाँ उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। मुझे भी ऐसा नहीं है कि इसको बिना चेक किए जाने दिया जा रहा हो, क्योंकि उनका कहना है कि जो मोहम्मद दीपक है उनसे मिलने के लिए हम पहुंच रहे हैं और बाकी सब जगह उनसे अच्छी खबरें बताई गई है। पुलिस के द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है कि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की कोई भी माहौल बिगड़ने की गुंजाइश नहीं हो। इसी को मोहम्मद दीपक को लेकर के लगातार दबाव शहर में बचा हुआ है, उसको देखते हुए पुलिस ने जगह जगह अपना पुलिस पर तैनात कर दिया गया है। शहर की अगर बात करते हैं तो शहर में ऐसा कुछ नहीं है कि हो और माहौल शांतिपूर्वक है। जो रोजमर्रा की बात है वो सब चीजें होने पर है, जिसका नतीजा बन गया है और उन्होंने वहाँ से भी पुलिस को बुला लिया है, अधिकारी बुला लिए गए हैं और औरिया चेक पोस्ट पर अभी पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग भी की जानी है कि किसी तरह की कोई भी कोताही ना बरती जाए, कि किसी लापरवाही जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए कि जो भीड़ को यहाँ पर आना है उसको संभाल सके वो। यही उनका कहना है कि यदि अगर किसी तरह की कोई। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की और। खबर देहरादून से है, जहां जिला अधिकारी सवन बंसल के निर्देश पर नारी निकेतन महिलाओं के लिए विशेष पिकनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जानकारी देते चले कि महिलाओं को क्रॉस रोड मॉल में ले जाया गया है और जहां पर उन्हें फिल्म बोर्ड 2 भी दिखाई गई, माफ कीजिए बॉर्डर फिल्म भी दिखाई गई। तो वहीं आपको बताते चले कि इसके बाद होटल में सभी को लंच भी कराया गया, जहां कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के चेहरे पर खुशी और अपनापन देखने को मिला है। तो जानकारी देते चले कि इस मौके पर जिला प्रोबेशन के अधिकारी मीना बीस्ट भी मौजूद रही और जहां नारी निकेतन की अधीक्षिका सोनल राणा और स्टाफ भी साथ रहा। खबर देहरादून से ही है, जहां रोड सेफ्टी मंथन 2026 के दौरान इस बार सड़क सुरक्षा के साथ साथ वाहन प्रदूषण को भी अहम मुद्दा बनाया गया है। जानकारी देते चले कि आरटीओ के प्रवर्तन विभाग ने कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित की और जिसमें कि वाहन चालकों, डीलर्स, प्रदूषण जांच केंद्रों और गैर संचालकों के प्रतिनिधियों के साथ एक गोष्ठी आयोजित की गई और जहां इस गोष्ठी में वाहन प्रदूषण कम करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई है। जानकारी देते चले कि आरटीओ के प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोली का इस पर कहना है कि 16 जनवरी से 14 फरवरी तक चल रहे इस मंथन के दौरान ट्रैफिक के नियमों पर फोकस किया जाएगा, लेकिन अब प्रदूषण को भी महत्वपूर्ण मुद्दा माना जा रहा है। जो रोड सेफ्टी मंथ 2026 जो मना रहे हैं 16 जनवरी से 14 फरवरी के बीच, तो अभी तक हम सड़क सुरक्षा पे ट्रैफिक नियमों पर ज़्यादा फोकस करके थे, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेहिकुलर मतलब एयर पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा हज़ार्ड है जिस पर कि हमें फोकस करना चाहिए। तो चूँकि एयर पॉल्यूशन का एक छोटा सा कंपोनेंट वेहिकुलर पॉल्यूशन भी है, वेहिकुलर एमिशन से भी एयर पॉल्यूशन होता है, तो इसी संबंध में जो हमारे वाहन चालक हैं और उससे रिलेटेड जो हमारे डीलर्स हैं, पॉल्यूशन सेंटर्स हैं, गैराजेस हैं, तो उनके प्रतिनिधियों के साथ हमने एक गोष्ठी भी किया था छोटा सा, जिसमें कि वाहन पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, किस तरह से हमें अपने वाहन का रख रखाव करना चाहिए और उसमें टायर्स के बारे में है या वाहन की फ्यूल ऑयल हम किस तरह से ऑयलिंग हम करेंगे, ये सब जानकारी।
खबर देहरादून से ही है, जहां मनसा देवी पहाड़ियों पर भूस्खलन की प्रभावित क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है और जिसमें कि देश विदेश के भू वैज्ञानिकों ने फील्ड को विजिट कर स्थिति का जायजा लिया। जानकारी देते चले कि इस दौरान आपदा के समक्ष विकास पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रहा है और जिसमें कि ढाल स्थिरीकरण और जोखिम न्यूनीकरण के उपायों पर भी विशेषज्ञों ने मंथन किया। जानकारी देते चले कि नेपाल और भूटान के वैज्ञानिकों ने भी इस कार्यक्रम में सहभागिता की और अपने सुझावों को साझा किया है। जहां यह भी बता दें कि भूस्खलन की रोकथाम के लिए भी बहुविभागीय समन्वय पर जोर दिया गया और इस अध्ययन से पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर और भी अधिक मजबूती बनाने के लिए मदद मिलेगी। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जिले में बाघ की दहशत को देखते हुए जिला प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। जहां सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनपद के 8 स्कूल आज भी बंद रखे गए हैं। बताते चलें कि इन स्कूलों के आसपास जंगल और सुनसान रास्ते मौजूद हैं और जिससे कि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को लेकर चिंता को व्यक्त किया गया। तो वहीं लगातार बाघ की गतिविधियों की सूचना मिल रही है और इसी कारण जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि प्रशासन और वन विभाग की टीमें क्षेत्र में निगरानी कर रही हैं। तो वहीं ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की गई। हालात सामान्य होने तक आगे भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल से सामने आ रही है। आपको बता दें कि खाई में गिरे डंपर चालक को रेस्क्यू कर लिया गया है। जहां जानकारी देते चले कि एसडीआरएफ की टीम ने युवक को रेस्क्यू किया है। गंभीर हालात में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जहां बेताल घाट इलाके के भुजांग में ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तो आपको बताते चले कि खाई में गिरने से जो ये बस है वो कल क्षतिग्रस्त हो गई थी और जहां एसडीआरएफ की टीम के द्वारा युवक का रेस्क्यू कर लिया गया है। जानकारी देते चले कि युवक को रेस्क्यू के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां युवक का इलाज जारी है। तो वहीं यह भी जानकारी देते चले कि बेहद ही गंभीर हालत जो है वो युवक की बताई जा रही है और जहां बेताल घाट इलाके के भुजांग में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया। अब खबर विकासनगर से है, जहां कालसी क्षेत्र में देर रात एक रिहायशी मकान में भीषण आग लग गई। आपको जानकारी देते चले कि आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं यह आग सेवानिवृत्त तहसील कर्मचारी मदन सिंह के घर में लगी थी और जहां आग इतनी तेज थी कि ग्रामीणों के प्रयास नाकाम रहे। तो वहीं सूचना मिलते ही कालसी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जहां संकरी गलियों के कारण फायर ब्रिगेड को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस की फायर सर्विस, तहसील प्रशासन और ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया और जहां घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। तो वहीं कुछ मवेशी भी झुलस गए। जहां 2 पुलिसकर्मी मामूली रूप से झुलसे हैं। तो वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण माना जा रहा है। अब खबर रामनगर से है, जहां बीते बुधवार की देर शाम एक युवक के द्वारा आत्महत्या किए जाने का जो मामला है वो सामने आया है। जहां आपको बताते चले कि घटना के बाद से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं बताया जा रहा है कि परिजनों की गैर मौजूदगी में युवक ने यह कदम उठाया और जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक ने घर के अंदर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली और जब परिजन घर लौटे तो युवक को इस अवस्था में देखकर उनके होश उड़ गए और जानन फानन में पड़ोसियों की मदद से पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई और जहां सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जानकारी देते चले कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। तो वहीं पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। हमारे पास है निशांत नाम से एक लड़का आया था 22 साल का। उनके पिताजी उनको लेकर आए थे। पीरू मदारा का मामला है। उन्होंने कहा कि वो फांसी लगाई है उसने घर पर ही। वो तो थोड़ा नशे का ही बता रहे थे, हिस्ट्री उन्होंने दी है कि नशे वगैरह करता था लड़का। बाकी 22 साल। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।